मान्यता, किसी वाद का अंध समर्थक नहीं हूं। मैं ना गांधीवादी हूं, ना मार्क्सवादी हूं, ना अम्बेडकरवादी हूं। मैं सभी महान व्यक्तियों को पढ़ता हूं, डूब के पढ़ता हूं। अम्बेडकर जी जितना पढ़ते थे उतना नहीं पढ़ पाता हूं, लेकिन तब भी काफी पढ़ता हूं उनके बारे में। तो एक ऐसी बात मैंने सुनी है, आप बार बार ताली मत बजाइए, उससे रिदम टूटेगी। ताली एक ही बार बजा दीजिएगा बाद में, है ना। अभी सुन लीजिए। मैं कल जब इंदौर आ रहा था, फ्लाइट में था, तो मैंने कुछ वीडियोस डाउनलोड किए हुए थे अम्बेडकर जी के बारे में। ये सोच के कुछ नया पढ़ने को मिले, कुछ नया सुनने को मिले, तो मुझे भी तो प्रेरणा मिले। तो एक जिक्र मैंने सुना। आप लोग धूप से परेशान तो नहीं हो रहे ज्यादा? वैसे भी धूप मेरी तरफ ज्यादा है, आपकी तरफ तो कम है, तो है ना। तो अगर मैं बोल सकता हूं तो आप सुन भी सकते हैं, ऐसा क्या है। और आप बैठे हैं, मैं खड़ा हूं, तो आपको तो ज्यादा। तो मैंने कल एक बड़ा अच्छा जिक्र सुना। वो जिक्र एक विदेशी लेखक जिन्होंने किताब लिखी इनसाइड एशिया, ये 19 मतलब अम्बेडकर के समकालीन लेखक थे, जिनका नाम था जॉन गुंटर, बड़े प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने लिखा कि मैं 1938 में एक बार डॉक्टर अम्बेडकर के घर गया और मैं दंग रह गया। उनकी लाइब्रेरी में किताबें गिनने लगा, तो उसके बाद पता लगा कि उनके पास उस समय 8,000 किताबें थी। ताली नहीं बजानी है, नहीं, सुनना है, केवल सुनना है। 8,000 किताबें थी। और जिस दिन डॉक्टर अम्बेडकर की 1956 में 6 दिसंबर को मृत्यु हुई, मैं जिस चीज से सबसे ज्यादा उनका प्रशंसक हूं, उस दिन उनके पास 35,000 किताबें थी। मैंने अरस्तु के बारे में सुना है, जो ग्रीक फिलॉसफी का सबसे महान चिंतक या सबसे महान चिंतकों में से एक हुआ। उसने अपने जीवन में 3,000 पुस्तकें लिखी। हालांकि वो अधिकांश पुस्तकें बहुत छोटी हैं, 2 पृष्ठ, 4 पृष्ठ, 5 पृष्ठ की हैं। मैं दंग रह जाता हूँ। मेरे पास डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा साहित्य है, वो 21 किताबों में आता है। और जब मैं उसको उठा के 5-7 दिन पहले जब पता लगा यहाँ आना है, तो मुझे लगा मैं एक बार रेफरेंस के तौर पर फिर से देख लूं। इतना मोटा बंडल है उन किताबों का, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने केवल अपने 65 साल के जीवन में लिखी है। उनको समय कम मिला। ये ईश्वर या नियति की क्रूरता है कि उनको समय कम मिला। अगर उनको 10-15 साल और मिल जाते तो निस्संदेह हमारा देश जैसा है उससे बहुत बेहतर होता। लेकिन नियति का मामला है। मैं देखता हूं कि हमारे समाज में बहुत लोग उनका विरोध करते हैं। उनको लगता है कि ये दलितों का नेता है, ये हिंदू धर्म के बहुत खिलाफ था, ये बहुत नाराज रहता था। लेकिन उन्होंने उन परिस्थितियों को, उस बैकग्राउंड को देखा नहीं जो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आपने सुना होगा जरूर, नहीं सुना तो आज सुन लीजिए और फिर तुलना कीजिए कि आज आप जहां हैं क्यों वहां हैं। अगर अंबेडकर साहब ना होते या ज्योतिबा फुले ना होते, उसके 500 साल पहले कबीरदास ना होते, उसके 2000 साल पहले बुद्ध ना होते, तो दरअसल हम वहां नहीं होते जहां जब बैठे। क्या उन्होंने क्या झेला अंबेडकर जी ने? क्योंकि आप बच्चे हैं इसलिए मैं वही सी चीजें बताऊंगा जो आपको थोड़ा सुन के समझ में आएंगी और प्रेरणा मिलेगी आपको। जब वो 6 साल के हुए, यहीं पैदा हुए, यही उनका घर है, मुझे बताया गया इसी घर में उनका जन्म हुआ। आप लोग कितने सौभाग्यशाली है कि आप यहाँ आते हैं। मैं तो पहली बार जीवन में आया हूँ। कुछ दिन पहले इंदौर पहली बार मैं आया था, 1 साल पहले। मुझे ये नहीं पता था कि इतना पास में वो जगह है, वरना मैं उसी दिन आता। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इंदौर तक आया भी और मुझे पता नहीं चला। तो जब वो पैदा हुए इसी जगह है, क्योंकि उनका सौभाग्य था कि वो एक सूबेदार के बेटे थे, इसी सेना में काम करने वाले। मुझे आज पता लगा कि MHOW क्यों कहते हैं, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वार उसका नाम था। मैं परेशान था कि महू की स्पेलिंग MAHU क्यों नहीं है, MHOW क्यों है। तो आज पता लगा नहीं, वो एक एक्रोनिम है, उसकी फुल फॉर्म एक है। वो जिस समाज में थे उस समाज के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते थे, उनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी। पर क्योंकि वो सूबेदार के बेटे थे, और सूबेदार एक कमीशन पद होता है सेना में, बड़ा पद होता है, तो इतना हो गया कि उनको स्कूल जाने का मौका मिल गया। पर उनकी मां को, आदरणीय भीमाबाई जी को अच्छे से पता था कि जब बच्चा स्कूल जाएगा तो इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव होगा, जिसको आपकी भाषा में बुलिंग कहते हैं, आजकल के बच्चों की भाषा में बुलिंग कहते हैं, उसका खतरा था। और माताओं को, पिताओं को बहुत चिंता होती है कि हमारे बच्चे के साथ स्कूल में ज्यादती ना हो, बदतमीजी ना हो।
कल को आप भी पेरेंट्स बनेंगे, आप भी इस दर्द से गुजरेंगे। ऐसे कई बच्चे होते हैं, कोई फिजिकली उतना ठीक नहीं है, कोई मेंटली उतना ठीक नहीं है। जब वो स्कूल जाते हैं बच्चे, एक तो पहले वो पीड़ित है, उसके बाद स्कूल के बाकी बच्चे उनका मजाक बनाते हैं, चिढ़ाते हैं। पेरेंट्स को इतना दर्द होता है इस बात से, लेकिन क्या करें। तो उनकी माता जी ने, भीमाबाई जी ने कहा कि देख बेटा, स्कूल जा रहा है, पहले ही समझा रही हूं, बहुत बुरे अनुभव होंगे, लड़ना मत, झगड़ना मत, विद्रोह करके छोड़ मत देना, क्योंकि पढ़ाई करोगे वो अकेला रास्ता है कि कुछ बड़ा कर पाओगे जीवन में, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस बात को उस छोटे से बच्चे ने मन में बिठा लिया। वो स्कूल गया। उस स्कूल में पहली बार कोई ऐसा बच्चा आया था जो समाज के अछूत कहे जाने वाले समुदाय का हिस्सा था। जो बाकी बच्चे थे बुरे नहीं थे, पर वो भी अपने अपने घर से सीख रहे थे, अपने समाज से सीख रहे थे। उनको ये पता था कि ऐसे बच्चों के साथ नहीं बैठना है, दूर रहना है। तो व्यवस्था हुई कि वो स्कूल में क्लास के सबसे अंत में, जहां सारे बच्चों के जूते चप्पल रखे हैं, उसके पड़ोस में एक दरी छोटी सी बिछा के बैठेंगे, और दरी भी खुद लेके आएंगे ताकि स्कूल में कोई और व्यक्ति अपवित्र ना हो। अब सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए उस बच्चे की हालत कि एक बच्चा है, अपने घर से दरी लेके आता है, क्लास के अंत में जहां जूते चप्पल रखे उसके पास में बिछाता है, बैठता है, बाद में लेके जाता है। उसके साथ कोई खाना भी नहीं खाता है, तो वो दीवार की तरफ चेहरा करके अपना भोजन करता है जो घर से लेके आया था। उसको पानी पीने की अनुमति नहीं है। आपने ये सब नहीं झेला होगा, उस बच्चे का सोचिए। ये आज से केवल और केवल 110 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं, बहुत पुरानी बात नहीं है, 115 साल पहले की बात। उस बच्चे को पानी पीना है, और स्कूल में पानी की एक ही व्यवस्था है कि जो पानी का नल है या घड़ा है उसे वो नहीं छू सकता। तो एक चपरासी है जो उसको दूर से पानी देगा तो वो पिएगा, वो घड़ा नहीं छू सकता है। और ये बात कोई और नहीं कहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने खुद अपनी आत्मकथा लिखी है। वो उस समय छप नहीं पाई थी, छपी 1990 के आसपास है। अंग्रेजी में उस आत्मकथा के कुल 6 अध्याय हैं। उसका नाम है वेटिंग फॉर ए वीजा। ये उन्हीं की पुस्तक है। उसमें केवल 6 अध्याय हैं, जिनमें से 4 अध्यायों में उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं और 2 में बाकियों के अनुभव बताए हैं।